अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज जो यहाँ पर हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जो दो चार्ज हैं, उनसे जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी इलेक्ट्रॉन की, वो nth टर्म में अब हम फाइंड करने वाले हैं कि उस पोटेंशियल एनर्जी को हम निकालेंगे कैसे। बेसिकली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के कारण आती है। इस बात को समझे। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण। और यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रॉन की बीच की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, न्यूक्लियस की बात कर लें, तो उनसे जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होने वाली है वो हम निकालने वाले हैं और वो एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में डेवलप तब होती है उसकी पोजीशन के कारण। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात ध्यान रखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इन nth ऑर्बिट की अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। तो वही हम लेके चलेंगे फंडा जो हम स्टार्टिंग से ही चले थे कि हमारे पास दो चार्ज हैं, बीच की डिस्टेंस उनकी r है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था किसकी वजह से डेवलप होती है? उसकी पोजीशन के कारण। तो एक की पोजीशन ये रही, दूसरी पोजीशन ये रही, तो एक का चार्ज Q1, दूसरे का चार्ज Q2। ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या? R मान ली हमने। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैं अगर बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा जाके, ये फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, जब हम क्लास 9th में पढ़ा था तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था m/g/h यानी कि mgh। और वो फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी फॉर ग्रेविटेशन। किसके लिए था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाते थे तो वहाँ पर जो एनर्जी डेवलप होती थी ग्रेविटेशन के कारण, वो क्या थी? m/g/h। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है वो डेवलप हो रही है चार्ज की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। किसकी वजह से डेवलप हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि चार्ज की वजह से डेवलप हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी इस कंडीशन में Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है पिछली बार जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर पढ़ा था। वहाँ पे हमने जब हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी फर्स्ट पोस्टुलेट की, वहाँ पर हमने R स्क्वायर पढ़ा था। लेकिन R स्क्वायर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो लगती है फोर्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होती है? फोर्स के लिए इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक का चार्ज क्या है? Q1, एक का चार्ज Q2। अगर मैं ये इसको न्यूक्लियस मानूं और इसको इलेक्ट्रॉन मानूं तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक मास, वो कितना होगा? चार्ज यहाँ पर ZE। कितना चार्ज होगा इस पर? ZE। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? E। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो प्लस ZE होगा, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो माइनस होगा। क्या होगा? प्लस ZE और माइनस E। तो यहाँ पर लगाते हैं इन सभी वैल्यू को। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ पर Q1 प्लस ZE और Q2 माइनस का इलेक्ट्रॉन, माइनस का E चार्ज, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। क्योंकि यहाँ पर बात किसके लिए हो रही है? nth ऑर्बिट के लिए बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ZE और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी हमारे पास? वो आएगी हमारे पास माइनस का Z। प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप कर लिया था। रेडियस का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि अभी आप जो है रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है ना याद हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। रेडियस जो हमने nth टर्म की निकाली थी वो फॉर्मूला था हमारे पास। क्या फॉर्मूला था? एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन पाई MZE स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन पाई MZE स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था किसका? रेडियस ऑफ nth टर्म का। किसका फॉर्मूला था? एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन पाई MZE स्क्वायर। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या हमने ये सही निकाला या नहीं निकाला। पेज पलट के थोड़ा सा देखते हैं। रेडियस, रेडियस किधर गई, किधर गई, किधर गई? वेलोसिटी आ गई है हमारे पास, और ये रही रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या बन के आया था हमारे पास?
आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो क्या मैं यहाँ पर जो है एग्जैक्ट बोल रहा हूँ आपको, क्या मैं सही बता रहा हूँ? देखिए चेक कीजिए, क्या है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड और ई स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला जो मैंने लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है स्टूडेंट। मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए हमारे पास। अगर कुछ नहीं है तो हम एक बार चेक कर ले उसको, और यही मैं आप सबसे भी कहूँगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब चेक कर लेते हैं क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल मुझे जो दिखाई दे रहा है कैंसिल होने वाला, वो केवल पाई दिख रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बनेगा जाके फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ये बनेगा जाके आपके पास माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब कुछ टर्म्स जो है ऊपर नीचे कैंसिल आउट होंगी, या जो ऊपर नीचे जाएंगी वो टर्म्स देख लीजिए। ऊपर करने की कोशिश करते हैं, ये सारी टर्म्स कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। ये बात जानते ही हैं आप। ये डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी? हमारे पास माइनस का जेड ई स्क्वायर, ये माइनस है स्टूडेंट ध्यान रखें, और ये हो जाएगा एम जेड ई स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर गया है, मैं यहाँ पर इंडिकेशन कर देता हूँ, अपॉन ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूँ अंदर इंटू कर दूँ तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कुछ देख लेते हैं क्या कुछ ऐसा टर्म है जो कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए क्या चेक करें यहाँ पर कुछ टर्म जो है कैंसिल आउट नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसा ही लिखा रहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ देखें, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा? e⁴ हो जाएगा। यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जाकर माइनस एम जेड स्क्वायर e⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो ये बना जाके आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth टर्म निकालने का जनरल फार्मूला। अब मेरे पास वही पुराना काम करूंगा मैं यहाँ पर कि जो है कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ ले जाऊंगा और वेरिएबल वैल्यू को मैं अलग रख दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला बनेगा जाके हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा जाके हमारे पास, मास जो है कांस्टेंट टर्म है वो मैं एक तरफ ले गया हूँ, e⁴ ये एक तरफ ले आया हूँ मैं, और 4 जो कि कांस्टेंट है वो भी है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर जो कांस्टेंट है, एच का स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, तो और इनटू क्या रह जाएगा हमारे पास? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब मैं इन सब की वैल्यू सेट करता हूँ। वैल्यू मुझे याद है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है मेरे पास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो भी पावर कितनी है? 4 पावर है, अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं जानता हूँ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 तो पावर कितनी है? 2 है। एच की वैल्यू यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 पे पावर कितनी है? 2 है। इंटू क्या हो गया हमारे पास? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जब मैं इन सभी वैल्यू कैलकुलेशन की मैंने, तो इन सभी की जो कैलकुलेशन करने पर जो फॉर्मूला आया बन के वो मेरे पास क्या आया? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस का 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी यूनिट कन्वर्जन में आपको काइनेटिक एनर्जी जब मैंने निकाल के बताई थी तो मैंने सारी जो यूनिट कन्वर्जन थी वो मैंने आपको बताई थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस तरीके से, जूल पर मोल किस तरीके से, किलो जूल पर मोल किस तरीके से हम निकालेंगे। अगर मैं इसको भी जूल में चेंज करने की कोशिश करूँ तो हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻19 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जूल, अगर इसको मैं जूल में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? तो इंटू किसका कितने का करना पड़ेगा? 27.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये वैल्यू किस में हो गई? जूल में हो गई। किस में हो गई? जूल पर एटम में हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर चेक करके देखेंगे। वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आती है माइनस का 43.52, आप भी मल्टीप्लाई जरूर करके देखें, इंटू 10 की पावर माइनस का 19, 10 की पावर माइनस का 19 इंटू Z² अपॉन N² जूल पर एटम। क्या आती है? जूल पर एटम। इसको किलो जूल में अगर निकालूंगा, ये भी एक तरीके का फॉर्मूला ही है, जूल में अगर निकालना हो, इसको अगर किलो जूल में निकालेंगे तो वैल्यू आएगी जाके माइनस का 2624 Z² अपॉन N² किलो जूल पर मोल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मोल की वैल्यू 6.022 × 10⁻23 जब आप रखेंगे तो इतना जाके आपके पास आंसर निकल के आएगा, यानी कि ये फॉर्मूला बनके तैयार होगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो है लगभग सेम वैसा ही है जो काइनेटिक एनर्जी का था, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब मैंने बात की थी तो मैंने जो फॉर्मूला निकाला था फर्स्ट पोस्टुलेट में, उसमें मैंने चार्ज को कोई भी प्लस माइनस से नहीं माना था, मैंने दोनों चार्ज एक जैसे मान लिए थे, प्लस प्लस ही मान लिए थे। लेकिन यहाँ पर जो है न्यूक्लियस का चार्ज प्लस में रखा गया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में रखा गया है। ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा क्यों हो गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन एनर्जी जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें पास प्लस माइनस से फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैंने दोनों चार्ज को जो है प्लस माइनस अलग अलग लिया है यहाँ पर। तो आप भी इसको याद रखें, प्लस माइनस यहाँ पर जो लिए गए हैं वो केवल इसलिए लिए गए हैं क्योंकि जो एनर्जी है वो कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर जो है दोनों चार्ज अलग अलग लिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कारण से अलग अलग लिए गए। तो ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो कि आपको अत्यधिक, जिस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? अत्यधिक न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से आते हैं। वो है आपका मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, ठीक है, और एज ए मैकेनिकल एनर्जी की तरह वर्क करता है। मैकेनिकल एनर्जी उसमें से हो ही रही है, घूम रहा है, लगातार वर्क कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी है उसमें। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसमें से हम निकालेंगे उसकी मैकेनिकल एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की हम बात करेंगे। nth ऑर्बिट में भी उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? पहले तो मैं आपको मैकेनिकल एनर्जी समझा दूँ। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को का जो सम आएगा वो बराबर होगा किसके? मैकेनिकल एनर्जी के। यानी कि जो मेन एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी, जो कि सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो एनर्जी ई से यहाँ पर डिनोट करूँगा मैं, मैकेनिकल एनर्जी है, ई एन यहाँ से डिनोट की जाएगी। तो ये सम किसका होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, आपको याद हो नहीं तो पीछे देख सकते हैं। वो फॉर्मूला था आपके पास काइनेटिक एनर्जी का mZ² e⁴ अपॉन 8ε0 का स्क्वायर N²H²। ठीक है, और यहाँ प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला भी हम निकाल चुके हैं, जो कि वैल्यू किस में थी? माइनस में थी। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ मैं सीधे डायरेक्ट जो है माइनस लगा सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो वो वैल्यू क्या थी? फॉर्मूला क्या निकल के आता था? mZ² e⁴ अपॉन 4ε0 का स्क्वायर N²H²। अब देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टर्म जो है वो कॉमन है। तो जो कॉमन टर्म है वो हम एक तरफ ले लेते हैं, जैसे कि m है, Z² है, e⁴ है, ε0² है, N² है, H² है, ये सभी क्या है? कॉमन है। और यहाँ से हम दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? तो कॉमन टर्म पहले ले लेते हैं, mZ² e⁴ अपॉन 4ε0 का स्क्वायर N²H²। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, यहाँ चला गया 1/4 चला गया, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 1/2। क्या बचा? 1/2।
ठीक है स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा चला गया था तो यहाँ 1 बचा था, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, ये तो पूरी टाइम कॉमन चला गया, तो ये क्या बचा, 1 बचा यहाँ पर। तो 1/2 माइनस का 1, तो हम जानते हैं 1/2 में से यानी कि 1 में से अगर हम आधा घटाएंगे तो आधा ही हमें मिलेगा। तो En इक्वल टू क्या हो जाएगा, mz² e⁴/4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² इंटू माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, इंटू माइनस का 1/2। तो माइनस टर्म यहाँ आ जाएगा आगे की तरफ, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ nth टर्म क्या बन जाएगा जाके, माइनस का mz² e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² और h²। ये फॉर्मूला बना जाके आपके पास एनर्जी ऑफ nth टर्म के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ nth टर्म, वो भी क्या, मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। तो इसको जब मैं ये सारी वैल्यू जब मैं यहाँ पर सेट करके निकालूंगा आपके लिए, तो वो जो nth टर्म के, देखिए अब वही काम हमें करना है। z जो है वेरिएबल टर्म्स वो अलग ले जाना है, n जो वेरिएबल टर्म वो मल्टीप्लाई में ले जाना है, बाकी कांस्टेंट जो वैल्यू है उन सभी की वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन के आएगा, मैं यहाँ पर जो है सारी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ क्योंकि कई बार रख चुका हूँ, आपको याद भी हो गई होंगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन के आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो आएगा 13.6 z/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, यानी कि कंबाइंड एनर्जी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर है वो कितनी है, -13.6 z/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसी को जूल में बदलना है तो जूल वाली भी कितनी आएगी वो भी आप जानते हैं, वो आएगी आपके पास जाके -21.76 × 10⁻⁻19 z²/n² जूल पर एटम। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी जूल में है, आप चाहे तो किलो जूल में कर लें तो किलो जूल में कितनी आएगी। और ये सारे फॉर्मूले आपके अत्यधिक पूछे जाएंगे, यानी कि यही चीज़ आपसे निकलवाई जाएगी। -1312 z²/n², ये होती है आपकी किलो जूल पर मोल की। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, तो आप कांस्टेंट वैल्यू रख के जो है इस तरीके से सॉल्व करके ये डायरेक्ट फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। मेनली जो है स्टूडेंट्स, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन मैं इतनी सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना भी ज़रूरी है कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से डेवलप होके आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहे तो हाइड्रोजन का यहाँ पर जो है हाइड्रोजन लेकर जो है सभी उसमें जो है मैकेनिकल एनर्जी उसकी अलग अलग ऑर्बिट के लिए जो है हम चेकआउट भी कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं, देखिए पहला और दूसरा पोस्टुलेट अब जाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जाकर हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, पहला और दूसरा पोस्टुलेट जो है नील बोर का कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। कौन सा पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट की तरफ आते हैं। इस थर्ड पोस्टुलेट में क्या बताया था नील बोर ने, देखिए इस थर्ड पोस्टुलेट में नील बोर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा, जो कि हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं। देन इट्स एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, और अगर वो उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ही चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ध्यान समझिए स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है इसका, यानी कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो इसकी एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। ना तो ये एनर्जी अपनी लूज़ करेगा और ना ही एनर्जी को गेन करेगा। कब तक, जब तक कि ये इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। इसी तरीके से ये सेकंड वाला भी, जब तक ये इसी में चक्कर लगाता रहेगा तब तक ना तो इसकी एनर्जी लूज होगी और ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। ये भी जो है ना तो एनर्जी लूज होगी ना ही एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, ठीक है। और जब तक ये अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं तो ऐसी ऑर्बिट को कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कहा जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। तो मैं थर्ड पोस्टुलेट के बारे में लिख देता हूँ आपके पास कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन revolve in particular orbit, then its energy remains constant, and its energy remain
कांस्टेंट, यानी कि जब तक वो इसमें रहेगा, जब तक वो इसमें चक्कर लगा रहा है, जब तक वो रहेगा इसमें, तब तक उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंड दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड, उसी ऑर्बिट को क्या कहेंगे, दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड, उसको क्या नाम दिया था उन्होंने, उसको नाम दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट। दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है स्टूडेंट, उस ऑर्बिट को क्या कहा गया, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा उसमें। लेकिन स्टूडेंट्स नील बोर का ये कहना था कि अगर बाहर से किसी वजह से अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और वो एनर्जी मिलने पर क्या करेगा, लोअर से हायर में जंप कर जाएगा, और जब एनर्जी उसकी लूज़ होगी तो कहाँ जंप कर जाएगा, वो हायर से लोअर में जंप कर जाएगा, ठीक है। तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी वो क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा, क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा जब वो हायर से लोअर में जंप करेगा, और वो एनर्जी उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा जितनी जो है इन दोनों एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस आएगा, ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब या रेडिएट करता है। ये बात भी अभी हम जानेंगे। तो पहले मैं बता दूं आपको क्या, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल देन इट एब्जॉर्ब एनर्जी, क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। व्हाइल अगर वो हायर से लोअर में जा रहा है तो उस समय वो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एनर्जी को निकालेगा। तो समझे बात को, अगर वो लोअर से हायर में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी निकाल देगा। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। ये नील बोर का थर्ड पोस्टुलेट था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम lower to higher energy level, then it absorb energy, देखिए अब जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एनर्जी किसी जो है पर्टिकुलर वजह से हम उसको दे सकते हैं। देखिए समझिए इस बात को, वो एनर्जी देने का जरिया लाइट हो सकती है, थर्मल हो सकता है, या मैकेनिकल हो सकता है, या जो है मस्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे चाहे वैसे हम उसको एनर्जी को प्रोवाइड करा सकते हैं उसको, ठीक है। और वो एनर्जी गेन करके क्या कर जाएगा, लोअर से हायर में जंप कर जाएगा। तो एब्जॉर्ब एनर्जी वाइल इट रेडिएट एनर्जी, इस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे स्टूडेंट। वाइल इट रेडिएट एनर्जी when it jump from higher to lower energy level, एक चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट समझ जाएं कि दे तो हम एनर्जी उसको किसी भी फॉर्म में सकते हैं, मैकेनिकल फॉर्म में दे सकते हैं उसको हम, जो है थर्मल की वजह से दे सकते हैं उसको हम, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दे सकते हैं, किसी भी वजह से को एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन वो एनर्जी को रेडिएट करेगा एक ही फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में उस एनर्जी को रेडिएट करता है। वो कौन, इलेक्ट्रॉन, किस में रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में रेडिएट करता है, ठीक है। रेडिएट हमेशा वो किसकी फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में करेगा। लेकिन वो एनर्जी को गेन किसी भी तरीके से कर सकता है, थर्मल भी, इलेक्ट्रिकल भी, या सनलाइट से भी, किसी से भी वो एनर्जी को गेन कर सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जो एनर्जी की बात आएगी वो भी हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे उस बात के लिए। फिलहाल इसको बढ़ाते हैं आगे। जाती है स्टूडेंट्स कि नील बोर ने कहा था कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब कर सकता है या कितनी एनर्जी जो है वो रेडिएट कर सकता है। तो इस बारे में उन्होंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से हायर या हायर से लोअर एनर्जी में जंप करने पर उतनी ही एनर्जी गेन या लूज कर सकता है जितना उन दोनों की ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है। बात समझे स्टूडेंट, जितना दोनों ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है उतनी ही एनर्जी वो गेन या लूज कर सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे द लूजिंग और गेनिंग, ये सब नील बोर ने बताया था। द लूजिंग और गेनिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी लेना या एनर्जी डोनेट कर देना, निकाल देना, किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी डिपेंड, यानी कि वो उतनी ही एनर्जी लेगा या डोनेट करेगा या निकालेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द डिफरेंस, किसका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द
एनर्जी ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्बिट, यानी कि जिस ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में वो जंप कर रहा है उतनी ही एनर्जी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, उतनी ही एनर्जी वो गेन या लूज कर सकता है। आइए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और गेन किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट में यहाँ पे थोड़ा सा जो है बोथ ऑर्बिट कर लीजिए, यानी कि क्योंकि वो किसी ना किसी ऑर्बिट से जंप करेगा, क्योंकि वहाँ पे दो ऑर्बिट तो आ ही जाएंगे, तो बोथ ऑर्बिट करें, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ बोथ ऑर्बिट, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो जंप करेगा ही, या तो लोअर से हायर या हायर से लोअर, तो दो ऑर्बिट तो वहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो डिफरेंस इन एनर्जी एब्जॉर्ब और गेन और एनर्जी मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ई, इससे डोनेट कर रहा हूँ मैं उसको डेल्टा ई। और यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाले में चला गया, ठीक है, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी आई, और ये कहाँ चला गया? फाइनल पोजीशन एफ की तरफ। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? ई एफ, यानी कि क्योंकि लोअर के बाद दूसरी में क्या होगा? एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फाइनल में से उन दोनों का डिफरेंस निकालना, तो फाइनल में से लोअर वाले को माइनस कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं? दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं। तो ई एफ माइनस का ई आई, यानी कि एफ फाइनल और आई इनिशियल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज कर लिया हमने, लेट द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट में वो जंप कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पर जो है देखिए, मैं यहाँ पर भी किसको लूँगा? हाइड्रोजन को ही ले रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन के ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में वो जंप कर रहा है, तो कितनी एनर्जी उसको चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है हाइड्रोजन की, ठीक है, तो कितनी एनर्जी उसको चाहिए। हाइड्रोजन मैंने क्यों लिया वो इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन इसीलिए लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही ट्राई करके आए हैं। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था? ई एन इक्वल टू था माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला था हमारे पास। और अभी हमने क्या बताया था? डेल्टा ई बराबर किसके होगा? ई एफ माइनस ई आई। तो यहाँ पर फाइनल क्या है? थर्ड ऑर्बिट है और इनिशियल क्या है? 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिख सकता हूँ मैं डेल्टा ई इक्वल टू क्या? ई एफ माइनस का ई आई। तो पहले एफ के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ के लिए क्या आ जाएगी एनर्जी? ध्यान देंगे, ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6, और क्योंकि मैंने हाइड्रोजन आइटम लिया है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, और फाइनल कितना है? एन की वैल्यू कितनी? थर्ड ऑर्बिट है तो 3 हो जाएगी यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 9 से डिवाइड होगा इसका, और क्या आ जाएगा? क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ स्टूडेंट। ये कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, और कितने बचे? 4 बचे, 9 पना 45, अप्रॉक्स 1.5 के आसपास आएगी। तो ई एन जो है यहाँ पर थोड़ी E3 लिख सकता हूँ यहाँ पर। ई थर्ड में कितनी आ गई? माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो क्या रहेगी आपके पास? क्योंकि जेड का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो फर्स्ट में ऑर्बिट में कितनी आ जाएगी? माइनस का 13.6। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ई इक्वल टू ई एफ की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? माइनस का कितनी आई? 1.5, ठीक है, और माइनस साइन बीच में आ रहा है, और इनिशियल की वैल्यू कितनी है? माइनस का 13.6। ये आप स्टूडेंट समझ ही रहे होंगे कैसे आ गई, क्योंकि 1 का स्क्वायर रखेंगे अपॉन 1 का स्क्वायर रखेंगे, सब वैल्यू कितनी आएगी? 13.6 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12 इसको देख लें स्टूडेंट्स, कितनी आ जाएगी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आएगी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। क्या आ रही है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी वैल्यू जो है प्लस में आ रही है
तो वो क्या शो कर रही है कि एनर्जी एब्जॉर्व की गई है इलेक्ट्रॉन द्वारा। क्या शो कर रही है कि एनर्जी एब्जॉर्व की जाएगी। तो मैं आप लिख सकता हूँ पॉजिटिव साइन शो द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, शो द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्व की। और अगर वैल्यू किस में आ जाए, माइनस में आ जाए इसी तरीके से कैलकुलेट करने पर, तो क्या होगा, नेगेटिव साइन शो द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, फिर एनर्जी रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब होना, और नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि एनर्जी को रेडिएट होना। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए एनर्जी के ही बारे में। देखिए एनर्जी जो है वो हमेशा जो है छोटे छोटे पैकेट्स में एब्जॉर्ब की जाएगी। इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिला होगा कि एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में एब्जॉर्ब या रेडिएट की जाती है, और उनको कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है हायर से लोअर में जा रहा है तो वह एनर्जी को रिलीज करेगा, और किसकी फॉर्म में रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में रिलीज करेगा। तो अगर मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है, फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे 11th में ही, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर निकालना होता है मुझे, तो एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होता है क्या, hc अपॉन लैम्डा। क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी या लाइट की बात कहीं भी होगी तो आपको प्लांक्स कांस्टेंट लेना जरूरी होता है वहाँ पर, क्योंकि इसके बिना वो जो है सॉल्व हो ही नहीं पाती है। ठीक है, तो hc अपॉन लैम्डा, c यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ है। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल टू क्या, वेवलेंथ, और c इक्वल टू क्या, स्पीड ऑफ लाइट, और h आप जानते ही हैं प्लांक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। एक चीज़ और जाने, c अपॉन लैम्डा जो होता है, c अपॉन लैम्डा जो है वो किसके बराबर होता है, न्यू के बराबर होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, c अपॉन लैम्डा बराबर होता है किसके, न्यू के। और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो c अपॉन लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यू भी ले सकते हैं। तो एनर्जी बराबर हो जाएगा आपके पास, E बराबर हो जाएगा आपके पास h न्यू। क्या हो जाता है, E बराबर होता है आपके पास h न्यू। बात समझ रहे हैं, h बराबर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू बराबर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा बराबर वेवलेंथ है, c बराबर स्पीड ऑफ लाइट है। तो आपके पास डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा h न्यू। यहाँ तो आप डेल्टा E भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा E बराबर h न्यू है। तो वैल्यू को सॉल्व करते हैं, और एनर्जी बराबर अभी हम निकाल चुके हैं। एनर्जी बराबर क्या है, अभी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो एनर्जी अभी हम निकालने की फिर से कोशिश करते हैं कि क्या इसके टर्म में हम उसके एनर्जी को निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। तो देखेंगे ये एनर्जी किसके बराबर होगी, माइनस का 13.6 वही जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस का क्या, माइनस का 30.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एन आई स्क्वायर। यहाँ पे एन एफ कर लीजिए, क्योंकि फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करना ही होगा। तो ये फॉर्मूला जो है आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर एनर्जी किसकी फॉर्म में पूछी जाए, वेवलेंथ की फॉर्म में पूछी जाए, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में पूछी जाए, तो आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डायरेक्ट वो निकाल सकते हैं। -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर। एन एफ का मतलब क्या, फाइनल, जिस ऑर्बिट में वो हो, चला गया हो। एन आई मतलब क्या, इनिशियल, जिसमें वो पहले था। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दें, अब ध्यान दें, लैम्डा अगर आपका मीटर में है, ठीक है, तो एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। बात को समझे, इफ़ लैम्डा इज, मैं आप लिख भी देता हूँ, इफ़ लैम्डा इज इन मीटर देन एनर्जी आपकी किस में निकलेगी, जूल में निकलेगी। देन एनर्जी इन जूल, और लैम्डा और यूनिट और ये सारी यूनिट मैं आपको पहले से ही कन्वर्ट करना बता चुका हूँ। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब एक चीज़ और देखें, एक चीज़ है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वर्ड और आपकी सिलेबस में नया जुड़ेगा। क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, इसको समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका वर्ड ही बहुत आसान है। आयन के बारे में आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, और एनर्जी आप पढ़ चुके हैं। तो यानी कि ऐसी एनर्जी जो किसी भी एटम को क्या कर दे, आयोनाइज कर दे, वह एनर्जी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन जो है तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा।
ठीक है। तो क्या होगा, एटम जो है वो आयनाइज हो जाएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो इलेक्ट्रॉन जो है जम करके जुड़ जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, एटम आयनाइज हो जाएगा। तो वहाँ पर जो फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा ई बराबर, अभी हम पढ़ ही चुके हैं, ई एफ माइनस का ई आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इन्फिनाइट टर्म की अगर बात आ रही है, अगर बात किसकी आ रही है, इन्फिनाइट टर्म की बात आ रही है, तो इन्फिनाइट टर्म में से अगर मैं किसी को भी माइनस करने की कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा फाइनल में, तो वैल्यू आएगी कितनी, 0 वैल्यू आएगी। समझने की कोशिश करें आप, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ एनर्जी फॉर इन्फिनाइट टर्म, एनर्जी फॉर इन्फिनाइट के लिए अगर निकालूँ तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। और इन्फिनाइट क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला चेंज करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा डेल्टा ई इन्फिनाइट टर्म के लिए क्या निकलेगी, डेल्टा ई इक्वल टू ई इन्फिनाइट माइनस ई एन। एन यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो भी चाहें वो यहाँ पर ऑर्बिट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला क्या निकलेगा आपके पास, 0 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे बात समझिए स्टूडेंट, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की को फर्स्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो एनर्जी कितनी निकल के आएगी, वो एनर्जी निकल के आएगी आपके पास माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन की भी बात करूं तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करने के लिए, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी जरूरत पड़ेगी माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ फॉर हाइड्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी required to jump its electron क्या हो जाएगी, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगी माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर भी एक आध नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, ये सारे टर्म्स जो थे वो नील बोर के टर्म थे एनर्जी के लिए। लेकिन एक और साइंटिस्ट उसी बीच में आए थे जिसका नाम था रिडबर्ग। क्या था, रिडबर्ग ने भी जो है एनर्जी निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया था, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला जिससे डायरेक्ट एनर्जी निकाल दी जा सकती थी। तो वो फॉर्मूला क्या था, बात को समझें, उसको भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे अभी हम नील बोर से। तो अकॉर्डिंग टू, तो रिडबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था, तो क्या था वो, अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था एनर्जी के लिए, वो क्या था, वो ये था, एनर्जी बराबर हो जाएगी माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इस फॉर्मूले में आप h की वैल्यू जानते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट है, z जो है एटॉमिक नंबर है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। लेकिन यहाँ एक नया टर्म जुड़ गया है r। क्या जुड़ गया, यहाँ पर एक नया टर्म जुड़ गया है r। तो ये जो r है ये r कहलाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहलाता है, ये r कहलाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आइए इस रिडबर्ग कांस्टेंट को हम निकालने की कोशिश करते हैं अपने नील बोर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्या था, देखिए ध्यान दें, क्योंकि ये भी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला दिया था नील बोर ने भी एनर्जी निकालने का, वो फॉर्मूला क्या था, ध्यान होगा आप लोगों को। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला नील बोर के अकॉर्डिंग था कि माइनस का एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हम ड्राइव करके आ चुके हैं। दोनों ने एनर्जी निकालने के फॉर्मूले दिए थे, तो मतलब दोनों से ही एनर्जी निकल रही है। तो क्या होगा, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। तो रख देते हैं दोनों को बराबर, माइनस का आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बराबर माइनस का एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रही होंगी। तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, और देखने की कोशिश करें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, एन स्क्वायर हो गया। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, माइनस से माइनस चला गया। तो क्या बचा आपके पास, बचा आपके पास
RH बराबर me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बचा आपके पास। अब देखिए, अब क्योंकि हमें क्या बताया था मैंने, r रेडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो r के टर्म में इसको सेट कर लेते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पर h है, एक h स्क्वायर ये है, तो दोनों क्या हो जाएगा, h³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h³ और c। तो r की वैल्यू क्या आई, me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h³ और c। आइए इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, सारी वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो r के सामने मैंने सभी वैल्यू को पुट किया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने रखा 9.1 × 10⁻⁻31 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा मैंने 1.6 × 10⁻⁻19। उस पर पावर कितनी है, 4 है। अपॉन में क्या रखा, 8 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी 8.85 × 10⁻⁻12। उस पर पावर कितनी, 2 लगा दी है मैंने। अब h जो है वो क्या है, 6.6 × 10⁻⁻34। उस पर पावर कितनी है, 3 पावर है, क्यूब है वो। और स्पीड ऑफ लाइट हम जानते ही हैं, पढ़ते आए हैं, क्लास 10 में पढ़ा था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। और जब मैंने इन सभी वैल्यू को सॉल्व किया, आप भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जब सभी वैल्यू को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास रेडवर्क कांस्टेंट निकल के आया 1.09 × 10⁻7 पर मीटर। क्या निकल के आया, 7 पर मीटर। इसी को कहते हैं रेडवर्क कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेडवर्क कांस्टेंट, जो कि इसकी वैल्यू क्या है, 1.09 × 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, अगर इसको जो है इन्वर्सली कर दे तो 1/r बराबर हो जाता है आपके पास क्या, 1/1.09 × 10⁻7 और ये बराबर होता है जाके 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। किसके बराबर हो जाता है, 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। ज़्यादातर जो है 1/r का इस्तेमाल होता है। जब आप जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो आप जानेंगे रेडवर्क कांस्टेंट में 1/r का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, 912 आर्मस्ट्रॉन्ग जिसकी वैल्यू होती है। अब देखिए फॉर्मूला क्या चल रहा था हमारे पास, हम एनर्जी निकाल रहे थे। तो एनर्जी किसके बराबर होती थी, वो एनर्जी बराबर होती थी फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब निकल आती थी। तो ठीक है, तो वो बराबर किसकी होती थी, hc/λ के। वो बराबर किसकी होती थी, hc/λ के। तो hc/λ बराबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने निकाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, RH C, ठीक है, Z²/n²। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन n²। ये फॉर्मूला किसने दिया था, रेडवर्क ने दिया था। ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला किसने दिया था, रेडवर्क ने। क्या फॉर्मूला था, RH C माइनस का Z²/n²। ये रेडवर्क ने दिया था एनर्जी निकालने का। और एनर्जी किसके बराबर होती है, hc/λ की। ये बात हम पता कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनिशियल और फाइनल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइनल की बात कर लेता हूँ पहले, क्योंकि हमें क्या निकालना है, EF माइनस EI निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, NF का स्क्वायर माइनस, अब यही एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, माइनस का RH C Z²/ni²। बात समझ में आएगी, ये फाइनल और ये माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें hc/λ तो यही रहा। अब इसमें से क्या हो रहा है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस RH C Z²/nF², ये हो गया प्लस का RH C Z²/ni²। दोनों प्लस हो गए। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इसमें से, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान देंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, कुछ कॉमन टर्म भी आ रही हैं यहाँ पर। तो hc/λ तो एज इट इज रहेगा, तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, वो देखें क्या है, RH C Z² यहाँ भी है और RH C Z² यहाँ भी है। तो दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो RH C Z² कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा, 1/ni² माइनस 1/nF²। क्या हो गया, 1/ni² माइनस का 1/nF²। बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान दें।
इस एच सी से ये एच सी कैंसिल हो जाएगा, इस एच सी से ये एच सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n/f²। तो ये फॉर्मूला जो है आपका ज़्यादा इजी पड़ जाता है आपको एनर्जी निकालने के लिए, वेवलेंथ निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला जो है ज़्यादा सुटेबल रहता है नील बोर्ड की कंपैरिजन में, ठीक है। तो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n i² माइनस 1/n/f², ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी जो है वेव नंबर भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लेता है, तो वेव नंबर में आपको बता देता हूँ, वेव नंबर को न्यू बार से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? न्यू बार। और न्यू बार मतलब क्या? वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर, यानी कि जो वेवलेंथ है, यानी कि 1 मीटर लंबी में कितनी वेवलेंथ, यानी कि जो 1/λ होगा वो क्या हो जाएगा? वेव नंबर। वेव नंबर क्या? नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर, नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड होती है, नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर, 1 मीटर में जितनी वेव बन रही हैं, 1 मीटर लेंथ में जितनी वेव बन रही हैं वो क्या कहलाती हैं? वेव नंबर कहलाती हैं। तो 1/λ किसके बराबर होता है? इसी वेव नंबर के बराबर होता है। तो 1/λ बराबर हो जाता है वेव नंबर। तो आप जो है 1/λ की जगह वेव नंबर भी रख के, यानी कि वेव नंबर अगर आपसे पूछा गया हो तो वेव नंबर इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n i² माइनस 1/n/f²। और एनर्जी निकालना आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके हम वेवलेंथ को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।